हेलो एवरीवन, जय हिंद सभी को। मैं हूँ हिमांशी यादव और आप देख रहे हो अपना पसंदीदा चैनल यूपीएससी विद हिमांशी यादव। तो आज हम लोग क्या बातचीत करने वाले हैं, तो आज मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आज से हिस्ट्री का फाउंडेशन बैच पढ़ाने वाली हूँ। क्या पढ़ाने वाली हूँ? तो हिस्ट्री का फाउंडेशन बैच। अब बात आती है कि ये हिस्ट्री का फाउंडेशन बैच कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए होगा। तो फाउंडेशन हर चीज़ के लिए ज़रूरी होता है। अगर आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी फाउंडेशन ज़रूरी है। अगर उसमें जीएस आ रही है, और वनडे एग्ज़ाम का ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं जिसमें जीएस नहीं आ रही, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो यूपी पीसीएस में, उसके लिए भी फाउंडेशन बहुत ज़रूरी है। या तो फिर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ो या फिर ये फाउंडेशन के बैच पढ़ लो, उस पर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप यूपीएससी का हो तो उस पर भी फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए, तभी आपको एडवांस लेवल की हिस्ट्री समझ में आती है, ठीक है। तो आप लोग हिस्ट्री फाउंडेशन बैच किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए आपको पढ़ लेना चाहिए पहले। उसके बाद तो मैं आपको बता देती हूँ कि हिस्ट्री पढ़ाऊँगी। और ये बैच कैसा होगा, तो ये बैच बाइलिंगुअल होगा। बाइलिंगुअल में कैसा होगा कि मैं आपको हिंदी में समझा दूंगी और लिखवा दूंगी इंग्लिश में। किसमें? हिंदी में समझा दूंगी और लिखवा दूंगी इंग्लिश में। अगर आपको हिंदी में भी लिखना हो तो आप लिख लीजिएगा उसको ट्रांसफॉर्म करके। अगर आप नहीं लिख पाना तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं हिंदी में उसको लिखवा दूंगी, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री हमें पढ़ना क्यों है, तो अभी मैंने बताया कि हिस्ट्री क्यों पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो हिस्ट्री इसलिए पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और वो क्वेश्चन हम कर पाए इसलिए पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आएगा बस इसीलिए पढ़ रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि हम क्वेश्चन कर ही ले जाएं, ठीक है। अगर पढ़ेंगे तो बिल्कुल कर लेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या है, नहीं कर पाएंगे। तो अब हम लोग हिस्ट्री में बात करते हैं। सबसे पहले किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले ये आएगा कि हिस्ट्री को किसने खोजा था, या फिर हिस्ट्री के जनक किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को। किसको? हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री। जैसे मैं पूछ रही हूँ किसको कहा जाता है, तो अगर मैंने एक बार नेम उनका बोल दिया है तो आप उसको बोलोगे, दोबारा से आप रिपीट करोगे ताकि आपको याद बना रहेगा। अगर आप रिपीट नहीं करोगे तो मेरी कोई गारंटी नहीं कि आपको मैं घोल के पिला दूंगी, ठीक है। अगर आप रिपीट करोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने बताया कि फादर ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास के जनक क्या होता है? फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के जनक किसको कहा जाता है? तो इतिहास के जनक किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को। तो फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्या हो जाएगा यहाँ पे? फादर ऑफ हिस्ट्री यानी कि हिस्ट्री के जनक, इतिहास के जनक। फादर ऑफ हिस्ट्री किसको बोलते हैं? तो किसको बोलते हैं सब लोग कमेंट करके बताइएगा। फादर ऑफ हिस्ट्री किसको बोलते हैं? तो हेरोडोटस को। किसको बोलते हैं? इतिहास के जनक हेरोडोटस को बोलते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया वन लाइनर कि इतिहास के जनक किसको कहा जाता है? तो हेरोडोटस को। इतिहास के जनक कौन है? फादर ऑफ हिस्ट्री किसको माना जाता है? हेरोडोटस को माना जाता है। उसके बाद अगर हम इतिहास की बात करें, इतिहास क्या है या फिर इतिहास में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, तो ये ऑब्वियस सी बात है, आप लोग को भी पता होगा। इफ़ यू टॉक अबाउट हिस्ट्री, देन हिस्ट्री में आप लोग क्या पढ़ते हो? जो पास्ट में बीत चुका है, जो हम लोग के पूर्वजों के साथ हो चुका है, वो लोग उस चीज़ से गुजर चुके हैं, या फिर कोई ऐसा इवेंट है जो उनके साथ उनके समय पर हुआ, उसको हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में, ठीक है। तो अगर हम लोग हिस्ट्री के बारे में बात करें तो हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं? जो चीज़ें पास्ट में हो चुकी है और फ्यूचर में वो हम लोग की जनरेशन को इम्पैक्ट करेंगी। क्या करेंगी? इम्पैक्ट करेंगी। जैसे अगर हम लोग कहते हैं हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जैसे हमने अकबर के बारे में पढ़ा, बाबर, हुमायूं या फिर किसी के बारे में पढ़ा, तो उससे हमें क्या मिलती है? एक प्रेरणा मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आप पढ़े जा रहे हो, आपको कुछ पता भी नहीं चल रहा किसके बारे में पढ़ रहे हो। उसके बाद अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? जो अतीत में हो चुका है जो काम, उसके बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम फ्यूचर के बारे में हिस्ट्री में पढ़ते हैं
या फिर प्रेजेंट के बारे में जो हो रहा है उसमें हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। बट ऐसा है कि हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, पास्ट का पढ़ते हैं, ना फ्यूचर का और ना ही प्रेजेंट का। जो बीत चुका है वो हम लोग किस में पढ़ते हैं, हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो अगर हम लोग हिस्ट्री की डिफिनेशन बोले तो हिंदी में हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो हमारे अतीत में हो चुका है उसका अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। और अगर हम इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे दोज इवेंट्स ऑफ द पास्ट, दोज इवेंट्स ऑफ द पास्ट। इधर पे आप लिख लो, इधर पे मैं लिख दे रही हूँ हिस्ट्री की डिफिनेशन। क्या, तो हिस्ट्री की डिफिनेशन तो यहाँ पे क्या लिखना है, दोज इवेंट्स which have great impact। क्या, तो which have great impact दोज इवेंट्स ऑफ द पास्ट। सॉरी, यहाँ पे मैंने दोज इवेंट्स ऑफ द पास्ट नहीं लिखा, दोज इवेंट्स ऑफ द पास्ट। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है क्योंकि पास्ट के बारे में ही पढ़ते हैं। नहीं तो आप पता लगे अपने आप से आप प्रेजेंट ऐड कर लो या फिर फ्यूचर ऐड कर लो और फिर कहो कि मैं आपने पढ़ाया था, तो ऐसा नहीं है। दोज इवेंट्स ऑफ द पास्ट, दोज इवेंट्स ऑफ द पास्ट which have those events of the past which have great impact, those events of the past which have great impact on our those events of the past which have great impact on our future, जो मैंने अभी बताया कि जो हम लोग के फ्यूचर को इम्पैक्ट करता है, वही हम लोग लिख रहे हैं कि दोज इवेंट्स ऑफ द पास्ट विच हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन अवर फ्यूचर। सोशल क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो सोशल इकोनॉमिक एंड फिर क्या हो जाएगा, तो सोशल इकोनॉमिक एंड those events of the past which have great impact on our future social economic and those events of the past which have great impact on social economic and क्या हो जाएगा यहाँ पे, political life of humanity, political life of ह्यूमैनिटी। मैं आपको हिस्ट्री की दो डिफिनेशन बताऊंगी, जो आपको सही लगे वो जो आप प्रेफर करो उसको आप नोट्स में अपने लिख लेना, ठीक है। तो पहली डिफिनेशन क्या है, फर्स्ट डिफिनेशन जो है वो है दोज इवेंट्स ऑफ द पास्ट विच हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आवर फ्यूचर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ ह्यूमैनिटी। वैसी घटनाएं जो पास्ट में यानी भूतकाल में घट चुकी है, वो जो हम लोग के अगले फ्यूचर जनरेशन पर इम्पैक्ट डालेंगी। ऑन आवर फ्यूचर कैसा, सोशल यानी सामाजिक, इकोनॉमिक तो अर्थशास्त्र से हो गया यानी इकोनॉमिकली, एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है। तो ह्यूमन के लाइफ को आगे चलकर उसके जनरेशन को इम्पैक्ट करेंगी, उसका हम किस में अध्ययन करते हैं, हिस्ट्री में। उसके बाद दूसरी डिफिनेशन क्या है, सेकेंड डिफिनेशन,
सेकेंड डिफिनेशन। अब इसके बारे में आप लोग मुझे बताओगे। अच्छा, हम लोग हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? ऐसा तो है नहीं कि अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो अपने आप से जा रहे हैं, सिंधु सभ्यता खोद रहे हैं, सिंधु सभ्यता की खोज कर रहे हैं, और जैसे हमारे किसी ने भी रिलेटिव्स ने सिंधु सभ्यता की खोज कर दी, या फिर किसी ने उसकी खुदाई कर दी, या फिर किसी ने कुछ कर दिया, आपके फूफा ने उसकी खुदाई कर दी, आपके जैसे कोई रिलेटिव्स आपके ने किसी ने जैसे उसकी खुदाई कर दी या फिर उसकी खोज कर दी, तो आप कह दो कि हाँ इसने खोज कर दी। आप डेली सब लोग अपने अपने रिलेटिव्स के नाम बताएंगे कि हाँ मेरे यहाँ से इसने खोज की, मेरे यहाँ से इसने खोज की। तो ऐसे तो क्वेश्चन पेपर बन ही नहीं पाएगा, पेपर में क्वेश्चन तो बन ही नहीं पाएगा। इसलिए ऐसा क्या होता है ना कि हम लोग ऐसे नहीं रैंडमली पढ़ने लगते हैं। जो पीछे साइंटिस्ट ने जो हम लोग को खोज के दिया हुआ है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि पढ़े जा रहे हैं अपने आप से खोज करो और पढ़े जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो साइंटिस्ट जो होते हैं, जो आगे की खोज करके, सॉरी आगे की नहीं, जो पीछे पीछे हो चुका है उसकी खोज करके उसके बाद जो एनालिसिस निकालते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके बाद जो हम लोग को देते हैं उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। तो ऐसा फिर उसके बाद उसमें डिफिनेशन क्या होगी, ऐसा देखो, जैसे जो भूगोल वैज्ञानिक होते हैं वो क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं चीजों के बारे में, और उसका जो तथ्य होता है वो निकाल के हम लोग को देते हैं, हम लोग उसका अध्ययन करते हैं और उससे क्वेश्चन आता है किसमें, क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो दूसरी डिफिनेशन आप लोग क्या लिख सकते हो, साइंटिफिक, यानी वैज्ञानिकों के द्वारा साइंटिफिक एनालिसिस, साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ द पास्ट, साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ द पास्ट बाय किसके द्वारा, हिस्टोरियंस, साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ द पास्ट बाय हिस्टोरियंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कैसे, क्रम में। ऐसा नहीं है कि पहले हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, दक्षिण भारत पढ़ लिया, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जाके सिंधु सभ्यता के बारे में हमें पता चल रहा है। एक क्रम में, क्रोनोलॉजिकल यानी कालानुक्रमिक, काल के अनुसार, क्रम के अनुसार। जैसे सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद सिंधु सभ्यता, उसके बाद वेद वगैरह, उसके बाद फिर दक्षिण भारत और ये दिल्ली सल्तनत वगैरह, फिर आधुनिक भारत, ऐसे पढ़ते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सबसे पहले हम लोगों को वैज्ञानिकों ने बता दिया आधुनिक भारत का इतिहास, उसके बाद गए हो पाषाण काल में, उसके बाद आए हो सिंधु सभ्यता में। ऐसा तो नहीं है। कैसा है, क्रोनोलॉजिकल यानी कि क्रम में। क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, कालाक्रमणिक बद्ध, यानी कि काल के क्रम के अनुसार, काल यानी कि समय। तो साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ द पास्ट बाय हिस्टोरियंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कैसा, क्रोनोलॉजिकल क्या हो जाएगा, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ द पास्ट बाय हिस्टोरियंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। और इसमें क्या होता है, देखो साइंटिस्ट जो होते हैं, जो उनको रिलेवेंट फैक्ट मिला उसको हिस्टोरियंस बता देते हैं, हिस्टोरिकल बता देते हैं। अगर उनको अरे इररिलेवेंट फैक्ट मिला, यानी कि उसमें कोई आवश्यक चीज नहीं मिली, वो बेकार की चीज है, उससे हम लोग कोई तथ्य नहीं निकाल सकते, उसे कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता, तो उसको हम लोग को पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, उसके बारे में उसको हिस्टोरियंस ने क्या कर दिया, अनहिस्टोरिकल कर दिया। तो इसमें क्या लिख लोगे आप लोग कि साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ द पास्ट बाय हिस्टोरियंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, हिस्टोरियंस making the historians making the relevant fact, क्या हो जाएगा, relevant
फैक्ट एनालिसिस ऑफ द पास्ट by historians in chronological order, historians making the relevant fact historical। जो उनको आवश्यक लगा उसको क्या बना दिया, हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक बना दिया, हिस्टोरिकल। यानी इस चीज के बारे में हम लोग को आगे पढ़ना पड़ेगा। एंड जो उनको कैसा लगा, इररिलेवेंट, यानी अनावश्यक लगा, इररिलेवेंट। फैक्ट उसको क्या कर दिया, अनहिस्टोरिकल, यानी कि गैर ऐतिहासिक। इररिलेवेंट फैक्ट अनहिस्टोरिकल, अनहिस्टोरिकल हो गया। तो सबसे पहली डिफिनीशन क्या है, दोज इवेंट्स ऑफ द पास्ट विच हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आवर फ्यूचर इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ ह्यूमैनिटी। उसके बाद दूसरी डिफिनेशन क्या है, साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ द पास्ट। जो पास्ट का साइंटिफिक एनालिसिस करते हैं कौन, साइंटिस्ट। इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कैसे, इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि कालानुक्रमिक, काल के क्रम के अनुसार। हिस्टोरियंस मेकिंग द रिलेवेंट फैक्ट हिस्टोरिकल, जो हिस्टोरियंस होते हैं जो उनको रिलेवेंट लगता है उसको हिस्टोरिकल बना देते हैं, और जो उनको इररिलेवेंट लगता है एंड इररिलेवेंट फैक्ट अनहिस्टोरिकल। तो क्या हो गया, साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ द पास्ट। आप लोग लिख लीजिए, पहले डिफिनेशन लिख लीजिए आप लोग, दोज इवेंट्स ऑफ द पास्ट विच हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आवर फ्यूचर इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ ह्यूमैनिटी। एंड देन सेकेंड डिफिनेशन में आप लोग को लिखना है, हिस्ट्री साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ द पास्ट। हिस्ट्री क्या है, साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ द पास्ट बाय हिस्टोरियंस इन, कैसे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। उसके बाद क्या है, हिस्टोरियंस मेकिंग द रिलेवेंट फैक्ट हिस्टोरिकल एंड इररिलेवेंट फैक्ट अनहिस्टोरिकल। उसके बाद हम लोग हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि हिस्ट्री को हम लोग कितने भागों में डिवाइड करते हैं। हिस्ट्री अगर आप लोग को हिंदी में भी लिखना है और आप ट्रांसफॉर्म करके न लिख पाओ हिंदी में, तो मुझे बता दीजिएगा, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा दूंगी, ठीक है। आप लोग बस कमेंट कर दीजिएगा। हिस्ट्री को कितने भागों में बांटते हैं, तो हिस्ट्री हैज बीन डिवाइडेड बाय थ्री पार्ट्स। हैज बीन डिवाइडेड बाय थ्री पार्ट्स। और थ्री पार्ट्स कौन कौन से हैं वो, पहला कौन सा है, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड। कौन सा है, प्री हिस्टोरिक पीरियड। एंड देन सेकेंड क्या है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड एंड प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। एंड देन थर्ड क्या है, हिस्टोरिकल पीरियड। हिस्टोरिकल पीरियड। तो हिस्ट्री को कितने भागों में बांटते हैं, हिस्ट्री हैज बीन डिवाइडेड बाय थ्री पार्ट्स। कितने भागों में बांटते हैं, तीन भागों में। कौन कौन से हैं, सबसे पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी प्राग ऐतिहासिक काल। कौन सा, प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी प्राग ऐतिहासिक काल। उसके बाद प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड यानी आद्य ऐतिहासिक काल।
उसके बाद हिस्टोरिकल पीरियड यानी कि ऐतिहासिक काल। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिकल पीरियड। अब प्री हिस्टोरिक पीरियड किसे कहते हैं? ऐसा काल जिसमें प्राक ऐतिहासिक काल है प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो ऐसा काल जिसमें कि हमको लिखित स्रोत मिला ही नहीं है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है। और सेकेंड नंबर में प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। इसमें प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड किसे कहते हैं? तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड देखो, ऐसा काल जिसमें लिखित स्रोत तो मिला लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। प्री में क्या हुआ था? लिखित स्रोत ही नहीं मिला था। प्रोटो में क्या हुआ? लिखित स्रोत तो मिला किंतु उसको पढ़ा नहीं जा सका। एंड हिस्टोरिकल पीरियड में क्या हुआ? इसमें लिखित स्रोत भी मिला और उसको पढ़ा भी जा सका। तो आप लोग खुद इसको गैस करिए कि अगर प्री हिस्टोरिक पीरियड में लिखित स्रोत ही नहीं मिला है तो ये छोटा होगा, बिल्कुल छोटा होगा। अगर इसमें लिखित स्रोत मिलता है तो उसके बारे में क्वेश्चन बनता और हम लोग को पढ़ना पड़ता। उसके बाद प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में इसमें मिला तो लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका तो वो भी किसी काम का नहीं। और इसमें क्या हुआ? हिस्टोरिकल पीरियड में इसमें लिखित स्रोत मिले भी और उसको पढ़ा भी जा सका, इसलिए हिस्टोरिकल पीरियड सबसे बड़ा है। क्या? हिस्टोरिकल पीरियड सबसे बड़ा है क्योंकि इसमें लिखित स्रोत भी मिले हैं और उसको पढ़ा भी जा सकता है और इसलिए उसमें इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्री हिस्टोरिक पीरियड। क्या पढ़ेंगे? प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड को एक और किस नाम से जाना जाता है? तो स्टोन एज के नाम से। किस नाम से? स्टोन एज के नाम से। अब इसको प्री हिस्टोरिक पीरियड को स्टोन एज के नाम से क्यों जानते हैं? तो इसके बारे में आप सुन लीजिए, मैं बता देती हूँ 2 मिनट में कि प्री हिस्टोरिक पीरियड को पाषाण काल यानी स्टोन एज क्यों कहते हैं? प्राक ऐतिहासिक काल को पाषाण काल क्यों कहा जाता है? तो प्राक ऐतिहासिक काल में ज्यादातर पत्थर के औजारों का ही प्रयोग होता था। पहले ऐसा तो नहीं था कि मानव सीधे आके लोहा की कुल्हाड़ी खोज लिया हो या फिर लोहे के औजार बनाने सीख गया हो, लोहे की खोज ही नहीं हुई थी। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि इस प्री हिस्टोरिक पीरियड में क्या हुआ कि इसमें मानव ने सबसे ज्यादा पत्थर के औजारों का प्रयोग किया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? पाषाण काल यानी कि पत्थरों का काल। पत्थरों का काल, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? स्टोन एज। स्टोन मतलब पत्थर यानी पाषाण और एज मतलब काल, तो स्टोन एज पाषाण काल। तो हम लोग सबसे पहले स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ऑर्डर पे एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। इसको एक और किस नाम से जाना जाता है? तो स्टोन एज के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? तो स्टोन एज के नाम से। तो हम लोग किसके बारे में देखेंगे? हम प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी स्टोन एज के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले स्टोन एज के बारे में आपको पढ़ा देती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे नोट कर दूंगी, तो आप लोग अपनी नोटबुक में नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले इफ वी टॉक अबाउट किसके बारे में? स्टोन एज। इफ वी टॉक अबाउट स्टोन एज, अगर हम स्टोन एज के बारे में बात करें तो स्टोन एज हैज बीन डिवाइडेड बाय 3 पार्ट्स। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। कौन कौन सा है? तो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे स्टोन एज। स्टोन एज को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। स्टोन एज क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो स्टोन एज यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो प्री हिस्टोरिक पीरियड। एंड प्री हिस्टोरिक पीरियड में अगर हम बात करें तो स्टोन एज हैज बीन डिवाइडेड बाय 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? देन फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा है? तो पैलियोलिथिक। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले कौन सा है? पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक। एंड देन सेकेंड कौन सा है? तो सेकेंड है मेसोलिथिक। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक हो गया। एंड थर्ड कौन सा है? तो थर्ड है नियोलिथिक।
कौन सा है थर्ड वाला? तो नियोलिथिक। आप लोग मेरे साथ रिपीट कीजिए प्लीज, नहीं तो याद नहीं होगा। फिर आप मेरे से मत कहिएगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा, जो मेरे साथ रिपीट करेगा उसको याद होगा। सबसे पहला कौन सा होगा? तो पैलिलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। कौन सा फर्स्ट ऑफ ऑल? पैलिलिथिक, एंड देन सेकेंड कौन सा है? मेसोलिथिक, एंड देन थर्ड कौन सा है? तो नियोलिथिक। एंड उसके बाद अगर हम देखें, देखो पैलिलिथिक एज जो है वो कब से कब तक चला था? तो कुछ किताबों में 4.5 लाख बीसी टू 10,000 बीसी दिया हुआ है, बट कुछ किताबों में जैसे एनसीईआरटी में 4.5 लाख टू 10,000 बीसी दिया हुआ है। बट कुछ किताबें जो अच्छे अच्छे राइटरों की है उसमें 1.5 लाख टू 10,000 बीसी भी लिखा हुआ है। इसमें से अगर आएगा ऑप्शन टाइम के बारे में, पैलियोलिथिक एज के बारे में, तो आप लोग को एक ही ऑप्शन दिया जाएगा, या तो 4.5 लाख बीसी टू 10,000 बीसी, यानी कि 5.5 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक चला ये काल, या फिर ये ऑप्शन दिया होगा और सारे गलत दिए होंगे तो आप इस पे टिक मारिएगा। अगर इसके बाद आपको 1.5 लाख बीसी टू 10,000 बीसी यानी 1.5 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक दिया होगा, तो उस पे आप कौन सा लगाओगे? उस पे फिर उसमें वो वाला नहीं दिया रहेगा। जैसे आपको दे दिया कि पैलियोलिथिक का टाइम कब से कब तक चला था, तो अगर आपको उसमें चारों ऑप्शन में कहीं 4.5 लाख बीसी टू 10,000 बीसी दिख गया, तो फिर 1.5 लाख बीसी टू 10,000 बीसी नहीं दिखेगा। फिर क्योंकि ये दोनों ही सही है, 4.5 लाख बीसी टू 10,000 बीसी एंड 1.5 लाख बीसी टू 10,000 बीसी। इसलिए अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें एक ही ऑप्शन होगा, तो आपको जो ऑप्शन उसमें आएगा उसको सही टिक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले इसका टाइमलाइन लिख ले, कब से कब चला था? तो 4.5 लाख बीसी। क्या हो जाएगा ये? 4.5 लाख बीसी टू 10,000 बीसी, 10,000 बीसी, एंड देन 1 पॉइंट। हम लोग पढ़ रहे थे पैलियोलिथिक साइड के बारे में। किसके बारे में? तो पैलियोलिथिक के बारे में मैं पहले आपको हिंदी में बोल के समझा देती हूँ, उसके बाद मैं इसमें इंग्लिश में लिख दूंगी, ठीक है। तो पैलियोलिथिक साइड के बारे में अगर हम बात करें तो पैलियोलिथिक एज क्या था? तो पैलियोलिथिक जो एज था उसमें क्या था, जो ह्यूमन था यानी जो मनुष्य था उसका जीवन ज्यादातर किस चीज पर निर्भर करता था? या तो हंटिंग यानी कि शिकार में, या फिर फूड गैदरिंग, इसी में वो व्यस्त था मानो। उसका और कोई काम ही नहीं था कि आजकल में जैसे आजकल होता है कि मुझे बिजनेस देखना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। सबसे पहले क्या था इसमें पैलियोलिथिक एज में मानव का पूर्ण जीवन किस पर निर्भर था या फिर किस में बिजी था? क्या करता था सारा दिन? या तो उसको भोजन एकत्रित करना है या फिर शिकार करना है। और शिकार करना किस लिए है? वो भी भोजन एकत्रित करने के लिए। तो एक ही उद्देश्य हो गया शिकार करना, और शिकार किसके लिए? तो भोजन करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग इसमें लिख लेंगे द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन, द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, the economic activities of human was mostly, ज्यादातर किसमें था? मोस्टली confined, was mostly confined to, किसमें था? टू हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, शिकार करना और भोजन एकत्र करना। हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो फूड गैदरिंग। Then if we talk about Paleolithic, we can say that कि मैं सोची कि वीडियो बन रहा होगा और मैं ये पढ़ाती रही, इधर तक मैंने समझा के लिख दिया, उस पर नोट कर दिया, और जब देखा तो उस पर रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई थी, ठीक है। तो मैं इसको फिर से बता रही हूँ। इन यूरोप वेयर एवर वी फाइंड द टूल्स इन एनी पैलियोलिथिक साइट। तो यूरोप में जहाँ कहीं भी हमने क्या पाया है? टूल्स पाए हैं
यानी कि जो औजार पाए हैं इन एनी पैलियोलिथिक साइट, किसी भी पैलियोलिथिक साइट के, वी हैव डेफिनेट एविडेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन, हम लोगों ने वहाँ पे एविडेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन यानी डेफिनेटली पाया है, यानी कि मानव का प्रमाण जरूर पाया है जहाँ पे ये औजार पाए, लेकिन बट इंडिया में क्या है कि टूल्स का तो प्रमाण मिला है लेकिन ह्यूमन को कोई प्रमाण नहीं मिला है। और ये बिगेस्ट लिमिटेशन है इन इंडिया, किसके ऊपर, पैलियोलिथिक साइट के ऊपर। तो वही मैंने लिखा हुआ है कि बट इन इंडिया ह्यूमन रिमेन वॉज एब्सेंट एंड इट इज द बिगेस्ट लिमिटेशन टू पैलियोलिथिक साइट इन इंडिया। तो हम लोगों ने चारों पॉइंट पढ़ लिए। उसके बाद पहला पॉइंट क्या था, सबसे पहले मैं रिवाइज कर देती हूँ। द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन वॉज मोस्टली कन्फाइंड टू हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। एंड सेकेंड टॉपिक क्या था, ह्यूमन वर यूजिंग 3 टाइप्स ऑफ टूल्स, कौन कौन सा, हैंड एक्स, क्लेवर एंड चॉपर एंड चॉपिंग। एंड थर्ड क्या था, ह्यूमन वर यूजिंग रॉ मीट्स, फ्रूट्स एंड नट्स एंड एटसेट्रा। और ये मैंने आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ा के समझा दिया है, अब बस जल्दी से रिवाइज करा दे रही हूँ। एंड फोर्थ पॉइंट क्या था, इन यूरोप वेयर एवर वी फाउंड द टूल्स इन एनी पैलियोलिथिक साइट वी हैव डेफिनेट एविडेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन, बट इन इंडिया ह्यूमन रिमेन वॉज एब्सेंट, इट इज द बिगेस्ट लिमिटेशन टू पैलियोलिथिक साइट इन इंडिया। एंड इसके बाद हम लोग पैलियोलिथिक साइट के प्रकार के बारे में पढ़ना है, उसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। सो इधर के लिए इतना मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। सो बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। ओके बाय।